नमस्कार दोस्तों, मैं साकरिया संजय और मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल मार्केट में हर एक मोबाइल का स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर एक मोबाइल का सिस्टम अंदर से अलग अलग होता है। दोस्तों, जो मार्केट में अवेलेबल है उसको इतना अच्छी तरह से गहराई में जाके समझो कि जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो आप अच्छी तरह से अपने दिमाग से उसको समझ सके, उसको समझ के अच्छा काम कर सके। तो ऐसे ही मेरे पास एक सैमसंग का J2 मोबाइल है जिसमें मेनू की और बैक की वर्क नहीं कर रहा था और उसका स्कीमेटिक भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सर्विस मैनुअल में भी इतना उसका डिटेल नहीं है, फिर भी मैंने अपने दिमाग से, अपने एक्सपीरियंस से अच्छी तरह से पूरा सर्किट को ड्रॉ करके आपको बताने का कोशिश किया है। दोस्तों, मैं दावा करता हूं कि आप ये वीडियो को अच्छी तरह से देख के समझोगे तो कभी भी आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप अपने दिमाग से ही अच्छी तरह से ये काम कर लोगे। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को जो लाइक करते हो, वीडियो में कमेंट्स करते हो, वो हमें बहुत पसंद आता है। तो इस तरह से ही हमारे वीडियो को कमेंट्स और लाइक करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह से ही हटकेदार सोल्यूशन आपके लिए लेके आते रहते हैं और उससे आप अपडेट होकर अपने बिजनेस को अच्छी तरह से ग्रोथ करके दो पैसे कमा के अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। और दोस्तों, आप भी इस तरह से पूरा बेस से सीख के पूरा डिटेल के साथ काम करना चाहते हो तो हमारे कॉन्टेक्ट करो। दोस्तों, चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए ये समझ लेते हैं ये फॉल्ट को कि किस तरह से ये प्रॉब्लम है उसका सोल्व आउट किया जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं ये फॉल्ट के सॉल्यूशन। दोस्तों, अभी मेरे पास एक सैमसंग कंपनी का J2 मोबाइल है, आप देख सकते हो। ये मोबाइल में अभी फॉल्ट है टच पैड का। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मोबाइल को हम ऑन करते हैं तो मोबाइल ऑन तो होता है, लेकिन इसमें जो बैक की और मेनू की या तो ऑप्शन की है वो पूरा वर्क नहीं करता है। और ज़्यादातर ये J2 मोबाइल में इस तरह से बहुत सारे फॉल्ट आते हैं। तो इस वीडियो में मैंने पूरा ये डीप में बताने का कोशिश किया है। देखिए, मोबाइल अभी ऑन हो चुका है। जैसे ही ऊपर का सब टच है वो बिल्कुल वर्क कर रहा है, देखिए आप देख सकते हो। लेकिन इसका जो बैक स्विच है और ये मेनू स्विच या तो ऑप्शन की है वो पूरा वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ज़्यादातर ये सैमसंग के J2, J5, J7 में फॉल्ट बनते हैं। तो आप फिलहाल अभी मेरे पास एक J2 मोबाइल है, तो ये सेट में फॉल्ट को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है ये, तो चलिए हम ये जो बैटरी है हम निकाल, ये आप देख सकते हो मैंने अभी ये अलग कर लिया है। अभी यहाँ ये नीचे जो बेल्ट दिया हुआ है ये 6 कनेक्शन का आपको बेल्ट दिखाई देगा। ये बेल्ट उसका स्विच का बेल्ट है, उसमें मेनू की, होम की और बैक स्विच जो बैक की उसका पूरा कनेक्शन यहाँ से पूरा इधर आता है। और ये जो कनेक्शन जहाँ माउंट होता है ये कनेक्टर है, आप देख सकते हो। ये जो बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा उसका कनेक्टर है और ये उसका टच IC है। यहाँ से पूरा कनेक्शन ये टच बैक स्विच और मेनू स्विच का आता है। तो चलिए हम एक बार यहाँ जो टच कनेक्टर है उसमें से 1 नंबर है वो ग्राउंड है, उसके बाद 2 नंबर है वो बैक स्विच के लिए है, 3 नंबर इस साइड का है जो होम की का है और इस साइड का 2 ग्राउंड है और बीच का होम की है। तो होम की तो चल रहा है, तो एक बार हम उसका कूल टेस्टिंग करके देखते हैं कि क्या हमारे ये लाइन का उसका रीडिंग है वो सही आ रहा है कि नहीं, उसके लाइन में कोई फॉल्ट है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार उसका कूल टेस्टिंग करते हैं। इसके लिए कूल टेस्टिंग करने के लिए हमें एक चाहिए जो मल्टीमीटर जो हमारे पास है, उसको हम बीप बजर मोड में सेट करेंगे। देखिए मैंने अभी उसको सेट कर लिया है। अभी ये कनेक्टर पे हम कूल टेस्टिंग करते हैं। उसके लिए मीटर का ये रेड पोर्ट है, हम कहीं ग्राउंड कर देते हैं। ये मैंने ग्राउंड कर दिया, देखिए इस तरह से। अभी रीडिंग देखेंगे, इसका ये साइड से 1 नंबर है, उस पे देखते हैं वो ग्राउंड है, 0 ohms आ रहा है, वो सही है। उसके बाद इसका बैक स्विच का है ये 2 नंबर का कॉन्टेक्ट, उस पर 1359 आ रहा है, तो वो भी सही है जो कि आना चाहिए। उसके बाद ये साइड का मेनू स्विच के लिए है, उसका भी 1300 के करीबन है, उससे भी 1350 के करीबन रीडिंग आया है, तो वो भी सही है। उसके बाद ये पिन है वो ग्राउंड है, 0 आना चाहिए, ये आया। उसके बाद का जो पिन है वो होम की के लिए है, यहाँ 750 ऊपर रीडिंग आया, वो भी सही है। और उसके बाद फिर से ग्राउंड है। तो अभी इस पे हमने कूल टेस्टिंग किया। कूल टेस्टिंग में हमने देखा कि फर्स्ट वाला है वो ग्राउंड है, सेकंड वाले पे
1350 के करीबन रीडिंग आया, जो बेक स्विच के लिए है, जो ये आईसी से सीधा यहाँ लाइन आता है और ये ही रीडिंग उसका सही है। उसके बाद ये जो तीसरा नंबर है उसमें भी 1350 के करीबन रीडिंग आया, जो कि आना भी चाहिए, वो भी सही है। उसके बाद ये होम की, लेकिन होम की तो सही वर्क कर रहा है। तो अभी ये मोबाइल में बेक स्विच वर्क नहीं कर रहा है और उसका कूल टेस्टिंग हमने देखा तो कूल टेस्टिंग में सही रीडिंग आ रहा है। तो एक बार हम उसका हॉट टेस्टिंग भी करके देखते हैं कि हॉट टेस्टिंग में क्या है। हॉट टेस्टिंग में दोस्तों यहाँ 2 नंबर और 3 नंबर पे 0.16 जितनी सप्लाई आनी चाहिए और पिन नंबर 5 पे 1.8 वोल्टेज के करीबन सप्लाई आनी चाहिए। तो एक बार हम उसका हॉट टेस्टिंग करके भी देख ले। अगर आपको हॉट टेस्टिंग करना है तो मोबाइल को ऑन कंडीशन में रखना है। बैटरी लगाने के बाद मोबाइल को ऑन करेंगे। ये देखिए मोबाइल अभी ऑन हो रहा है। उसके बाद मीटर को डीसी वोल्ट पे सेट करना है और वर्किंग कंडीशन में, ऑन कंडीशन में आपको यहाँ सप्लाई चेक करनी है। उसके जो कनेक्टर है उस पर मीटर का ब्लैक प्रोड ग्राउंड करते हैं और रेड प्रोड से सप्लाई चेक करेंगे। ये पिन पे सप्लाई आ रही चाहिए 0.15 के करीबन, 0.15 के करीबन नहीं आ रही है। इतनी ही सप्लाई आनी चाहिए। 2 नंबर पे भी, यहाँ भी नहीं आ रही है। और यहाँ 1.8 वोल्टेज आने चाहिए 5 नंबर पे, वो देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए ये 1.7 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है, जो कि होम की के लिए है, वो तो सही है। लेकिन यहाँ जो 2 नंबर और 3 नंबर पे सप्लाई आनी चाहिए वो सप्लाई बिल्कुल नहीं आ रही है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अभी अपने ये मोबाइल में हॉट टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग करके देखा, जिसमें कूल टेस्टिंग सही रीडिंग आ रहा था, लेकिन हॉट टेस्टिंग में सप्लाई जो होम की, जो बेक की और मेनू की है उस पर सप्लाई नहीं आ रही है। तो उसको किस तरह से चेक किया जाता है, रिपेयर करते हैं। चलिए मैं आपको पहले उसका वर्किंग कंडीशन किस तरह से होता है पूरा सर्किट को ड्रॉ करके आपको बताना चाहूँगा। एक बार आपने अच्छी तरह से समझ लिया, बाद में आपके पास कभी भी ये मोबाइल में फॉल्ट आया तो आप कभी ना कभी कहीं इंटरनेट पे सर्च किए बिना ही अपने दिमाग से ये काम आप कर लोगे। तो यहाँ जो सप्लाई आनी चाहिए थी वो सप्लाई नहीं मिल रही है हॉट टेस्टिंग में। तो वो सप्लाई कैसे आती है और किस तरह से पूरा उसका सर्किट वर्क करता है वो पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताना चाहूँगा। तो चलिए एक बार वो समझ लेते हैं। तो चलिए पहले ये सर्किट है वो पूरा अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये आपके सामने जो उसका कनेक्टर है और ये आईसी है। तो समझ लेते हैं कि ये कनेक्टर और आईसी से किस तरह से पूरा उसका वायरिंग है, वो मैं पूरा ड्रॉ करके आपको पहले एक बार बता देता हूँ। पूरा ये उसका जो टच पैड, उसका जो बैक की, होम की और ऑप्शन की जो वर्क करती है वो किस तरह से वर्क करती है उसका पूरा सर्किट यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, जो कि इस तरह से है। यहाँ जो कनेक्टर है ये कनेक्टर है 6 पिन वाला, और ये जो टच आईसी है वो ये आईसी मैंने ड्रॉ की है। किस तरह से उसमें पहले जो वर्क करता है वो पहले मैं बता देता हूँ। ये जो आईसी है उसको वर्क करने के लिए 2.8 वोल्टेज की सप्लाई चाहिए, जो इसकी 16 नंबर की पिन पे दिया जाता है। ये इसका 16 नंबर का पिन है। यहाँ ये सप्लाई किस तरह से आता है वो मैं पे आपको बता देता हूँ। इसके लिए एक U501 स्विचिंग आईसी जो मॉसफेट स्विच से बनाया हुआ 4 कॉन्टेक्ट वाला एक आईसी है। ये आईसी इसके ये साइड पे है, यहाँ आप देख सकते हो। जो आईसी है ये आईसी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ है जो ये आईसी। तो किस तरह से काम करता है देखिए। सबसे पहले जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी का 3.7 वोल्ट की जो सप्लाई है
ये U501 के ये पिन पे दिया जाता है और उसका 2 कैपेसिटर फिल्टर भी यहाँ ग्राउंड किया गया है। देखिए एक ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर, उससे ये वोल्टेज को फिल्टर किया गया है। और उसके बाद जब हम पावर स्विच ऑन प्रेस करके मोबाइल को ऑन करते हैं तब CPU IC से टच का EN सिग्नल ये IC के ये कॉन्टेक्ट पे मिलता है, जो अंदर मॉसफेट है उसके गेट को मिलता है। जैसे ही गेट को CPU से EN सिग्नल मिलेगा तब ये पिन और ये पिन आपस में शॉर्ट होगी, मतलब मॉसफेट ऑन होगा और हमारी जो बैटरी की सप्लाई है 3.7 उसमें से रेगुलेटर 2.8 वोल्टेज बना के आउटपुट मिलेगा यहाँ आपको। और ये आउटपुट 2.8 वोल्टेज ये कैपेसिटर पे आपको मिल जाएगा और ये कैपेसिटर से फिल्टर होते हुए सप्लाई सीधा हमारी जो टच IC है उसकी 16 नंबर की पिन पे ये सप्लाई मिल जाती है। यहाँ इस तरह से इनेबल डिसेबल सप्लाई मिलती है। जैसे ही मोबाइल ऑन है उस टाइम सप्लाई यहाँ मिलेगी, जैसे मोबाइल स्टैंड बाय मोड में जाएगा तो ये सप्लाई यहाँ आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ CPU से EN सिग्नल है वो इस तरह से ही दिया गया। जैसे हमारे लाइट डिपार्टमेंट लाइट सेक्शन में जो EN सिग्नल लाइट को कट ऑफ करता है, इस तरह से टच पैड जो वर्क उसका स्टैंड बाय मोड में जब डिस्प्ले रहता है तब वो टच ना वर्क करे, इसके लिए यहाँ EN सिग्नल को कट ऑफ करके ये 2.8 वोल्टेज सप्लाई को कट ऑफ किया गया है। और उसका भी यहाँ भी 2 फिल्टर कैपेसिटर और भी उसको फिल्टर करता है। और ये IC को इस तरह से 2.8 वोल्टेज मिलने के बाद IC की 1 नंबर और 2 नंबर पे प्रोसेसर CPU IC से S डाटा और S क्लॉक सिग्नल उसको दिया जाता है। देखिए यहाँ से ये पिन नंबर 1 ऊपर पे और यहाँ से S डाटा जो है वो पिन 2 पे यहाँ इनपुट किया गया। इस तरह से S डाटा जो है वो IC की 1 नंबर के पिन पे और S क्लॉक है वो IC की 2 नंबर की पिन पे इनपुट किया गया है। जैसे ही IC की 1 और 2 नंबर की पिन पे क्लॉक डाटा और आइडेंटिटी के लिए पिन नंबर 5 नंबर पिन है उसका आइडेंटिटी पिन है, जहाँ आइडेंटिटी सिग्नल वो भी CPU से इसको दिया जाता है, तब जाके ये टच पैड IC वर्क करता है। इतना सब मिलने के बाद टच पैड IC की 13 नंबर की पिन पे ऑप्शन की के लिए एक डिफरेंस वोल्टेज आउटपुट होता है जो 0.15.16 के करीबन ये सप्लाई रहेगी। और ये सप्लाई ये रजिस्टर 556 ओम्स का जो ये रजिस्टेंस है, रजिस्टर के माध्यम से ये कॉइल को दिया जाएगा। ये कॉइल है और ये हमारा रजिस्टर है। ये कॉइल के माध्यम से सीधा ये सप्लाई ये कनेक्टर की 3 नंबर पे जो ऑप्शन की के लिए है वहाँ भेजा जाएगा। और इस तरह से इसका 14 नंबर का पिन है, वहाँ से फिर से एक रजिस्टर R556 ओम्स का जो रजिस्टेंस है वहाँ से होते हुए ये कॉइल को दिया जाता है और कॉइल से सीधा ये सप्लाई ये कनेक्टर की 2 नंबर की पिन पे दिया जाता है, जो कि बैक स्विच के लिए उसका डिफरेंस वोल्टेज 0.60 0.50 जितना वोल्टेज रहता है हॉट टेस्टिंग के दौरान। तो इस तरह से। और जो होम की है वो तो अलग से ही CPU से ही सीधा होम की के लिए एक सिग्नल आता है, जो इसमें 1.8 वोल्टेज के साथ 4.7 किलो का रजिस्टर रख के ये 1.8 वोल्टेज जितना सप्लाई जो है वो सीधा दिया जाता है ये कनेक्टर की 5 नंबर की पिन पे। इस तरह से सर्किट का पूरा वर्किंग होता है। अब जैसे ही मोबाइल को ऑन करते हैं तब ये सप्लाई 2.8 वोल्टेज क्लॉक डाटा और आइडेंटिटी सिग्नल ये IC को मिलता है, तब ये IC ये ऑप्शनल की और बैक की के लिए एक सिग्नल जनरेट करता है और वो सिस्टम पूरा वर्किंग होता है। अभी हमने ये मोबाइल में कूल टेस्टिंग किया तो 2 नंबर और 3 नंबर पे 14, 13.5, 14 के करीबन वहाँ रीडिंग आया था। ये रीडिंग आने का मतलब कि ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक का जो रीडिंग है वो सही है, उसका मतलब ये होता है। फिर भी हम ये लाइन की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि ये लाइन यहाँ से यहाँ सही है कि नहीं है। हमने जो कूल टेस्टिंग के दौरान उसका रीडिंग देखा था। लिए हमारे ये मल्टीमीटर का हम इस्तेमाल करेंगे। मीटर को बीप बजर की मोड में सेट करना है और बाद में कनेक्टर की ये 3 नंबर की पिन से देखिए ये लाइन बीप आया तो मतलब ये सही है। जो अभी मैं चेक किया वो 3 नंबर से यहाँ का लाइन चेक किया तो ये लाइन तो सही आया। अभी मैं दूसरा जो लाइन है उसका वो चेक करता हूँ, जो कि 2 नंबर की पिन से लेके ये कोयल के देखिए ये लाइन पे भी बीप आया तो मतलब कि ये लाइन सही है। और हमने कूल टेस्टिंग के दौरान भी रीडिंग देखा था। देखिए फिर से आप एक बार देख लो, देखिए 1400 ओम्स के करीबन यहाँ रीडिंग आता है। देखिए इसमें भी इस तरह से रीडिंग पूरा
आपको यहाँ मिलता है। बैक स्विच का भी आप देखो तो बैक स्विच में रीडिंग जो आता है वो 790 के करीबन ये रीडिंग आता है, आप देख सकते हो। तो इसमें जो पिन नंबर 2 और 3 इसमें रीडिंग जो 14 करीबन आया, वो इस वजह से कि उसमें 556 ओम्स का बीच में रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के इस साइड आप चेक करोगे तो ये रीडिंग भी आपको जो होम की है उस तरह से ही मिलेगा। देखिए रजिस्टर के इस साइड से मैं आपको बताना चाहूँगा, रजिस्टर के ये साइड से चेक करके देखिए। मैं ये रजिस्टर के ये साइड से चेक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ अभी 700-750 के करीबन रीडिंग आ रहा है, लेकिन रजिस्टर के इस साइड से आप देखोगे तो देखिए 1400 के आए, क्योंकि रजिस्टर है 556 ओम्स का रजिस्टर बीच में आ जाता है तो प्लस हो जाता है, इस वजह से ये रीडिंग इतना बढ़ जाता है। लेकिन हमने हॉट टेस्टिंग के दौरान यहाँ जो 0.5016 वोल्टेज आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। उसका मतलब ये है कि ये आईसी वर्क नहीं कर रही है। और ये आईसी को वर्क करने के लिए सबसे पहले तो चाहिए उसको सप्लाई, जो कि ये 2 कैपेसिटर इसके बगल में ये आईसी के लास्ट नीचे आप देखो तो ये जो कैपेसिटर 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कैपेसिटर के ये साइड आपको वोल्टेज मिलने चाहिए, जो 2.8 वोल्टेज आना चाहिए। तो एक बार हम ये सप्लाई देख लेते हैं। तो यहाँ आपको सप्लाई मिलनी चाहिए 2.8, तो ये सप्लाई मिलती है कि नहीं ये वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये केस में ये सप्लाई इसका देखना होता है कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको सप्लाई चेक करके बताता हूं। मोबाइल को कनेक्ट करना है, मैंने अभी सप्लाई दे दिया। जो पावर स्विच है वो प्रेस करके मोबाइल को ऑन करेंगे, सप्लाई चेक करते हैं। जो सप्लाई मैं बात कर रहा हूँ ये कैपेसिटर पे आनी चाहिए। देखिए यहाँ बिल्कुल सप्लाई नहीं आ रही है। 20 वोल्ट की रेंज मैंने सेट किया है, मीटर में आप देख सकते हो। मैंने अभी जो सप्लाई चेक किया ये आईसी की 16 नंबर की पिन पे ये 2 कैपेसिटर है, यहाँ सप्लाई आनी चाहिए, जो कि मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ नहीं आ रही है। ये सप्लाई नहीं आने का मतलब ये हुआ कि शायद यही फॉल्ट हो सकता है। अभी ये सप्लाई के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ जो 2.8 वोल्टेज की सप्लाई है ये मोबाइल के ऑन कंडीशन में, जब मोबाइल ऑन होता है तब आती है। जब जैसे ही मोबाइल स्टैंड बाय मोड में जाता है तब ये सप्लाई नहीं आएगी। और ये वोल्टेज जो आता है ये U501 जो मॉस्फेट चिप आईसी है वहां से आता है। उसको वीबेट की सप्लाई इनपुट करने के बाद प्रोसेसर आईसी से टच का एन सिग्नल जैसे यहाँ मिलेगा तब ये सप्लाई आएगी। 2.8 वोल्टेज करीबन रेगुलेट बनेगा। तो वो सप्लाई कहाँ मिलती है वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। देखिए ये जो सप्लाई मिलेगी ये आपको ये कैपेसिटर पे मिलेगी। एक बार देख लेते हैं। ये प्रोड को ग्राउंड किया और फिर यहाँ देखो तो कितना आ रहा है। देखिए ये कैपेसिटर पे वीबेट की सप्लाई आनी चाहिए जो आ रही है। देखिए 4.1 वोल्टेज आ रहा है, तो मतलब ये सप्लाई तो सही है। उसके बाद जो ये कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है आईसी के ये साइड, वो उसका आउटपुट पिन है। एक बार मोबाइल स्टैंड बाई मोड में चला गया, पावर स्विच प्रेस करते हैं, ये किया। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ बिल्कुल सप्लाई नहीं आ रही है। उसका मतलब ये है कि हमारा ये जो आईसी है पूरा वर्क नहीं कर रहा है। तो एक बार ये आईसी को चेंज करके देख लेते हैं कि क्या ये आईसी का ही फॉल्ट है कि दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया था वो स्विचिंग आईसी है। ये मोबाइल शायद वाटर डैमेज हो सकता है। आप देख सकते हो उसके कॉन्टेक्ट को, पूरे वाटर की वजह से कॉन्टेक्ट लूज हो गए, अंदर कार्बन आ गया। देखिए ये कैपेसिटर पे भी आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि इस तरह से ये आईसी में जो सोल्डर है इस तरह से होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा वाइट कलर से हो गया है। तो हो सकता है ये आईसी को रिबोल्ड करने से ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। आप देखिए यहाँ ये कॉन्टेक्ट पूरा उसका इस तरह से हो गया है। तो चलिए हम एक बार यही आईसी को निकाल के रिबोल्ड करके देखते हैं। तो उसके लिए आईसी पे थोड़ा पेस्ट लगा देते हैं। उसके बाद हॉट एयर गन से आईसी को रिमूव करेंगे। ये मैंने देखिए आईसी निकाल लिया है। अब यही आईसी को वापस हम लगाएंगे, थोड़ा सोल्डर अच्छी तरह से करके। देखिए तो सबसे पहले उस पे क्लीनर से उस कॉन्टेक्ट को साफ कर देते हैं। देखिए
फिर से थोड़ा पेस्ट लगाएंगे। उसके बाद थोड़ा सोल्डर कर देते हैं। अब फिर से इसको हम लगा देंगे। तो ये मैंने अभी लगा दिया। एक बार क्लीनर से उसको फिर से वॉश कर देते हैं। ये देखिए, ये अभी कंप्लीट लग चुका है। अब एक बार मोबाइल को ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा टच पैड बिल्कुल वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए, मोबाइल में बैटरी लगा के मोबाइल को ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा जो बैक स्विच वर्क नहीं कर रहा था, अभी वो वर्क करने लगा कि नहीं। देखिए मोबाइल कंप्लीट ऑन हो चुका है। ये स्विच तो वर्क करती थी। देखिए ये बैक स्विच भी काम करने लगी। ये ऑप्शन की भी इस तरह से ये पूरा देखिए, देख सकते हो। पहले ये स्विच वर्क नहीं कर रही थी, अभी ये पूरा वर्क कर रही है। तो आपके पास कभी भी ऐसे फॉल्ट आए तो आप चेक कर सकते हो। एक बार फिर से मैं एक बार उसका सप्लाई भी चेक करके आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये 20 मीटर है, रेंज में सेट करना है। मोबाइल को ऑन कंडीशन में रखना है। यहाँ 2.8 वोल्टेज, देखिए पहले यहाँ बिल्कुल सप्लाई नहीं आ रही थी, अभी यहाँ 2.2 वोल्टेज आता है। देखिए आ गया। तो उसका मतलब ये यहाँ भी आप देखोगे तो 0.90 वोल्टेज के करीबन यहाँ सप्लाई आ रही थी। पहले ये भी नहीं आ रही थी। ये कॉइल पे भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी इस तरह से ही सप्लाई आ रही है। तो ये होम की का भी सप्लाई 1.7। तो इस तरह से कभी भी आपके पास ये मोबाइल आए कि जिसमें टच पैड बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, तो इस तरह से आप ऐसे काम कर सकते हो। दोस्तों मैंने पूरा आपको अच्छी तरह से वीडियो में पूरा ये सर्किट को ड्रॉ करके बताने का कोशिश किया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आप और फ्यूचर में चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव, कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।